हेलो दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 6 पॉलिटी का जो दो टॉपिक है, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1919 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे घटना चक्र से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हम नीचे पढ़ लेते हैं। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, एक मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमने अभी देखा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे एलिजा इम्पे। तो दूसरा वाला जो कथन है वो क्या होगा? गलत होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा केवल एक, तो ऑप्शन नंबर एक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के तहत की गई थी, 84 के तहत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम, ये पहला हो जाएगा इसका 1774। फिर अगला जो है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा पहले का दूसरा, मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4 जो ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो पड़ी थी, देखिए इसमें देखते हैं एक एक ऑप्शन। तो चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विधि एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक दो और तीनों सही है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है, आइए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में जो शिक्षा 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत की शिक्षा के लिए ये पॉइंट याद रखें आप कि 1813 के चार्टर अधिनियम से भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें। ये अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसका सही उत्तर क्या है? 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। इस दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजक्राउन की संप्रदाय को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब एक और दो कथन सही है। तो दोस्तों इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल नीचे दी गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है, इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा बनाना जो है संभव हुआ। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। अब अगले प्रश्न देखते हैं हम इससे रिलेटेड। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 1862 का अधिनियम याद रखें। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो ये जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, तो ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना आपको पता है किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी एक्स्ट्रा डिटेल जो नीचे दी गई है वो देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्रेवर थे। अब देखिए, कोलकाता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे या प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो एलिजा एम्पे थे। और इसमें पूछा गया है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1935 के अधिनियम द्वारा, और 1 अक्टूबर 1937 को जो है इसकी स्थापना हुई, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो ऊपर अभी देखा हमने, ये स्थापित हुआ हमारा 1937 को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बात और याद रखें कि जैसे यहाँ एक्स्ट्रा डिटेल कुछ दी गई है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना को समाप्त किया गया था। मतलब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति जो है किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन के तहत 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अभी देखा हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मतलब 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, ये सही है। फिर दूसरा, मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था जो है ये किया गया था 1909 के मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। और तीसरा जो है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल दी गई है दोस्तों इसके बारे में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? इसका सही उत्तर होगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कहाँ हुई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा मतलब प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा जाता था, और जो है इसमें ये डिटेल पढ़ लीजिएगा आप, ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, और इस अधिनियम की 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य जो है हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका सबसे पहले 1919 के अधिनियम के द्वारा लाई गई। अगला प्रश्न है, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित
स्थानों का प्रावधान किया गया। तो आइए इसके कूट देख लेते हैं क्या क्या है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है केवल दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके नीचे दिया हुआ है, ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर आपका कौन सा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे ये डिटेल दी गई है तो आप इसमें पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 में पहली परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। फिर लगातार भारतीयों की मांग के बाद भारत में और भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के स्वरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में सर्वप्रथम, बाद में फिर दिल्ली में हुई। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल से एक्स्ट्रा आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए केंद्रीय विधानसभा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का सी, ए और सी। मतलब यहाँ पे देखिए आप, तो 1926 और 1945 के तहत। ठीक है, 1926 के निर्वाचन, 1945 के निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में। ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो निर्वाचन हुए थे ऑप्शन नंबर सी 1945 में हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। अगला है राष्ट्रपति के अध्यक्ष निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये जो है ये प्रेरित है आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे देख लीजिए आप डिटेल में कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति 1935 के अधिनियम द्वारा प्रेरित है और ये संविधान में 123 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो लाया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन में से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। तो इसका देखिए एक एक देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है ये। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये जो है इसका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। बाकी सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इसके ऑप्शन है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन से उल्लेखित इसके द्वारा। इसका सही उत्तर है यह जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा।
और नीचे अगर इसकी डिटेल देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।